हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यहाँ पे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि हम ये देख सकें कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपके पास ये वाली फॉर्म होनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो क्योंकि हमारे पास जो cos x है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के साथ, तो हम यहाँ पे cos x को कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड उसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। तो यहाँ पे फिर आपकी इक्वेशन ही क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव को y डैश लेके चलूँगी ताकि लिखने में इजी रहे हमारे पास। तो यहाँ पे y डैश प्लस आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x। सो tan x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सीकेंट x। तो ये हमारे पास फॉर्म निकल के आ गई बिल्कुल इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू क्या होगी, tan x, एंड q की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सीकेंट x। अब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e रेज़ टू पावर p dx। आपके पास यहाँ पे p के साथ y होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो इंटीग्रल है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में करोगे। अगर यहाँ पे x होता तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर tan x हो जाएगा, और हमें पता है tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e log सीकेंट x। क्योंकि आपको पता है tan क्या होता है, tan हमारा sin x अपॉन cos x होता है, और नीचे cos x है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है sin x। बट हमें क्या चाहिए, हमें माइनस में चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से ही डिवाइड करते हुए आप इसको लेके चलोगे, और फिर आपका क्या बनता है, यहाँ पे लॉग में आता है। तो आई होप कि आपकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हों। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ई रेज़ टू पावर लॉग सीकेंट x, और हमें पता है ई एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट x। तो ऑप्शन हमारे पास आ गई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मली ऐसे इंटीग्रल्स में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या f ऑफ x और f ऑफ b प्लस a माइनस x, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, या फिर यहाँ पे आपके पास क्योंकि a और b को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि 1 माइनस एक्स से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या हमारे पास सेम वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे अंदर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा कैलकुलेट करना, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप यही प्रॉपर्टी लगा के चेक करोगे। इन केस ये नहीं लग रही है तब आप दूसरे मेथड को सोचोगे या अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जो है नीचे रूट है, तो सेकंड मैं इसके बारे में क्या सोच सकती हूँ कि मुझे दिख रहा है कि शायद मैं इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वाला सेम फंक्शन लेते हैं, बस आप साइन क्या लेते हो, अपोजिट साइन लेते हो। माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस ले है तो माइनस लेना है। तो ये आपके पास आ गया।
नीचे आपका क्या बन रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स का रूट के साथ स्क्वायर आएगा, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 प्लस एक्स। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो यानी कि रूट एक्स का भी जब आप स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास एक्स आ जाएगा। ऊपर आपके पास यही वाली टर्म आ जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन इस तरह से। तो ये आपके पास क्या आ गया, नीचे अगर आप देखोगे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे तो 1 ही रह गया। अब ऊपर वाले की इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। तो क्या होती है इंटीग्रेशन, आपको पता है 1 प्लस एक्स, रूट क्या होता है एक्स की पावर 1/2, और इंटीग्रेशन में जब भी पावर होती है तो +1 करना होता है, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। सिमिलरली एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इसमें आपने लिमिट्स पुट करनी है 0 to 1, वो भी साथ में पुट कर दो। तो देखो 1 अगर हम पुट करेंगे तो 1 + 1 2, अब 2 की पावर कितनी जाएगी, ऊपर बनेगा 3/2, नीचे भी 3/2 बनेगा, तो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा, और इसका भी 3/2 है तो 2/3 बन जाएगा। अब एक बार 0 पुट करते हैं, माइनस एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर समथिंग इज़ ऑलवेज 1, और नीचे आपका फिर से 3/2 है, तो रेसिप्रोकल करने पे 2/3, और अगली वाले टर्म तो वैसे ही 0 बन जाएगी क्योंकि 0 की पावर समथिंग इज़ ऑलवेज 0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो 2/3। अब यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, तो ये आपका बनने वाला है 2√2। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे ऐसे, 2 का क्यूब किया तो 8 हो गया, और 1/2 है तो रूट आ जाएगा, और आपको पता है √8 क्या होता है, 2√2। सो +2/3 - 2/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4√2/3। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। सो 4√2/3 ऑप्शन बी। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बहुत टाइम लग रहा है, बट आपका ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास लॉग का फंक्शन आ गया, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इनके हिसाब से नहीं होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो दूसरी वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी तो आनी ही आनी होती है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बैग एक्स जो है उसमें 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, और एक दूसरा बैग है वाई, उसमें 4 वाइट एंड 2 ब्लैक। तो यहाँ पे पहले जो बैग एक्स है, यहाँ पे बैग वाई है। बैग एक्स में 2 वाइट एंड 3 ब्लैक, एंड बैग वाई में 4 वाइट 2 ब्लैक। आपको रैंडमली एक बैग सेलेक्ट करना है और उसमें से बॉल निकालनी है। आपको ये बताना है कि जो बॉल आपने चूज़ करी है, निकाली है, वो वाइट कलर की है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ से आया है। कंडीशंस तो लग रही हैं, बट साथ में थ्योरम अप्लाई होगी, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। तो कैसे करोगे आप, देखो सबसे पहले आपके पास, आपने यहाँ पे एक बॉल निकाली है, ठीक है, ये आपकी बॉल है सपोज। अब ये बॉल निकालने के आपके पास 2 वेज थे, या तो आप
बैग एक्स सेलेक्ट करते या फिर आप बैग वाई सेलेक्ट करते। ठीक है, अब बैग एक्स और वाई सेलेक्ट करने के कितने मेथड्स हो गए? 2 बैग्स हैं, एक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वाई को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब इसके बाद अगर आप एक्स बैग सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसमें वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट है। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 4/6। अब यहाँ पे लगाइए, थ्योरम लगाओ। कैसे लगेगी? सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है। सॉरी, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अगर बेस थ्योरम होती तो हमें ये बताना होता कि कौन सा बैग सिलेक्ट किया उसने। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि वाइट कलर की बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि आपने सबसे पहले क्या किया? पहले आपने बैग एक्स सिलेक्ट किया, फिर उसमें वाइट की प्रोबेबिलिटी जब आपने एक्स सिलेक्ट किया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई, और फिर उसमें वाइट की प्रोबेबिलिटी जब आपने बैग वाई सिलेक्ट किया। तो मुझे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, आपको डायरेक्टली इस टेबल से आंसर आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ये जो आपका आंसर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड कर देना है। तो ये क्या जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4/6। तो ये क्या हो जाएगा? 2/10 प्लस 4/12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/3। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ गया 8/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ गया एलपीपी का क्वेश्चन। एलपीपी का क्वेश्चन कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। आपके पास या तो ऑलरेडी बाउंडेड पॉइंट्स, आपके पास रीजन गिवन होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे, कुछ भी मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए बोल दिया, या उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। इस केस में आपके पास रीजन जो है इनइक्वालिटी से दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है। आपको क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले उसने बोला है कि अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो रफली ड्रॉ कर लो कि y जो है वो क्या है आपका? ग्रेटर देन 0 है। तो y जो है मतलब आपके पास इस साइड रहने वाली वैल्यूज़। ठीक है, y जो है लेस देन इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू 6 सपोज यहाँ पे है अगर, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे छोटी लेनी है, नेक्स्ट आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लो। कैसे ग्राफ बनेगा? जब आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 3, जब y को 0 लिया तब x की वैल्यू 3। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा और वैल्यू इससे कम लेनी है। तो बेसिकली आपका जो रीजन आया वो ये वाला रीजन आया, ये। अब उसने क्या बोला है? अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये करेक्ट है? सो हम देख पा रहे हैं कि हमारा तो जो रीजन आया वो तो बाउंडेड आया है, तो अनबाउंडेड कैंसिल, अनबाउंडेड कैंसिल, सिर्फ बाउंडेड है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया आपके पास, आपको यहाँ पे बताना है कि फंक्शन 1/1 है या ऑन टू। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपको मॉड दिख गया फंक्शन हमेशा वहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे सकता है, तो इसलिए उसको आपने ब्रेक कर लेना। तो एक बार आपने मॉड x की वैल्यू x रखी, पर क्योंकि बाहर माइनस है तो -x आ जाएगा। फंक्शन ये हो जाएगा जब आपका
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरे केस में 3x प्लस 3 की पावर माइनस x जब x आपका लेस देन 0 है। और ये फंक्शन आपका क्या हो गया, 3x प्लस 3 माइनस x, एंड सेकेंड है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3x प्लस 3x 2 टाइम्स 3x, ये आपका व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x लेस देन 0। अब इस फंक्शन को देखो आप, अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो ये फंक्शन आपका 1 1 है, ये फंक्शन भी आपका 1 1 है, और हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसमें वैल्यूज़ कुछ भी लेते हैं, जैसे अगर आप 1 की वैल्यू ले रहे हो, -1 की वैल्यू ले रहे हो, तो वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट आ रही हैं, सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो ये फंक्शन आपका 1 1 है। उसके बाद क्या ये ऑन टू है, ये वाला फंक्शन बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x। तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन 1 1 तो है, सो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो ऑलरेडी 1 1 है। हमने देखना है यहाँ पे ऑन टू। ऑन टू कब होता है, ऑन टू आपका तब होता है जब आपकी रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन के इक्वल आती है। कोडोमेन हमारी पूरी की पूरी आर है, बट यहाँ पे रेंज क्या आने वाली है, देखो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये भी चाहे पावर यहाँ पे नेगेटिव है, बट वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में समथिंग ऐड करोगे, आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो दोनों केसेस में जो आपकी रेंज है वो आपकी 0 टू इन्फिनिटी ही रहने वाली है, और 0 भी आपका क्लोज नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 होती ही नहीं है। तो ये आपकी रेंज रहने वाली है, जो कि कोडोमेन का क्या है, सबसेट। सो ये फंक्शन इनटू ना होके, ऑन टू ना होके क्या है, इनटू है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो।